हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। ठीक है, किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? हाँ, कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। इस तरह के इस सिलेंडर है, इसमें रखा हुआ है द्रव। ठीक है, दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। इसमें कोई पदार्थ रखा हुआ है, पिस्टन से इसको दबाया जा रहा है। ठीक है, तो समीप आ गया, और दबाया जा रहा है तो और समीप आ गया। ठीक, कुछ दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस में बदला जा सकता है। कह रहा है कि दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस जो है द्रव में बदल जाती है। ठीक है, गैस किस में बदल जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। कब? जब दाब को बढ़ाएंगे और तापमान को घटा देंगे तो गैस जो है द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित होता है। कैसे से? जब वायुमंडलीय दाब का माप जो है 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। ठोस, द्रव और गैस जो है दाब और तापमान के द्वारा तय होता है। देखिए यहाँ है, ठोस है। ठोस को जब संगलन करेंगे, गलाएंगे, संगलन होगा तो द्रव बनेगा। ठोस संगलन की क्रिया द्वारा क्या होगा? द्रव बनेगा। और द्रव का जब बाष्पीकरण होगा तो गैस बनेगा। गैस का जब निक्षेपण होगा तो ठोस बनेगा। जब गैस को निक्षेपण करेंगे, ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? ठोस बनेगा। ठीक है, फिर इसके विपरीत चलते हैं। जब ठोस सीधे गैस में जाएगा, ठोस से सीधे अगर गैस में जाएगा तो क्या ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होगा। ठोस से सीधा अगर गैस में जाएगा तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होगा। और गैस से जब द्रव करेंगे तो संघनन करना होगा। गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव प्राप्त होगा, संघनन की क्रिया होगा। और फिर द्रव से अगर ठोस में जाना होगा, द्रव से ठोस में अगर करना होगा तो उसको जमाना होगा। तो 3 अवस्थाओं में पदार्थ का रूपांतरण कैसे हुआ आप देख लिए। अब है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है? तो पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे ही हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? हाँ, जल को खुला छोड़ देने पर वह धीरे धीरे वाष्प में परिणत हो जाता है। जब हम जल को खुला छोड़ देते हैं तो क्वथनांक से कम तापमान पर क्या होगा? धीरे धीरे वाष्प में परिणत हो जाता है। देखिए नोट में है कि 1 एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। 1 एटमॉस्फेयर जो है, एटीएम जो है, गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। 1 एटीएम बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है।
वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। कह रहा है कि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। गीले कपड़े क्या होते हैं? सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हो रहा है? तो जल वाष्पीकृत हो रहा है। ठीक है। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, ठोस, द्रव के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज होती है। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों के सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वह वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है? तो एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं। क्रियाकलाप 1.14 एक प्रणाली में 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास एक पंखे के नीचे रख दें। एक प्रणाली में 5 ml जल लें और इसे प्रणाली के पास एक पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी के प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी के प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा के किसी अलमारी में अंदर रख दें। अब कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। एक प्रणाली में पानी रखना है, दूसरा चीनी मिट्टी के खुली चीनी मिट्टी में रखना है और दूसरा एक है खुली चीनी मिट्टी के प्याली में जल रखकर कक्षा की अलमारी में बंद करना है। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट कर सकते हैं। बारिश के दिन में भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो तापमान का प्रभाव सतह का क्षेत्र और वायु की चाल पर निर्भर करता है। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की जो दर है निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। पहला है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। सतह क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण जो है एक सतही प्रक्रिया है। इसकी सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर क्या होता है कि वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। कपड़े सुखाने के लिए से हम फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि से भी वाष्पीकरण की दर प्रभावित होता है। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। अगला है कि आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी के कारण भी वाष्पीकरण प्रभावित होता है। तब वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अब वायु की गति में वृद्धि।
वायु की गति में वृद्धि से क्या होगा? तो हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से वाष्पीकरण के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के जो कण हैं वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। और वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा जो पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेती है और वाष्पीकृत हो जाती है और उड़ जाती है, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग जो है अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। जल के वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा जो है गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो शारीरिक क्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण जो है हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। अब है बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? बर्फीले जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? तो किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं और जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हम जल की बूंदें नजर आने लगती है। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन के बाहरी सतह पर हमें जल की बूंद नजर आने लगती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा जो है ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाता है, आकार जो है आकर कम हो जाता है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आ जाता है। अब है कि सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। द्रव जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और हमारे आसपास के द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान होते हैं। द्रव मतलब पदार्थ जो होता है 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में वाष्पीकरण के बल सबसे अधिक होता है। ठोस के कणों में वाष्पीकरण का बल जो होता है, आकर्षण का बल सबसे अधिक होता है
और गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है और इससे कम द्रव में होता है और सबसे कम गैस में होता है। ठोस के कणों के में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम। गैसों के लिए यह अधिकतम किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती होता है। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, और गैसों के लिए यह अधिकतम किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है और द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल व स्खलित हो सकती है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता है। इसके कण नियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। क्या ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में क्या होता है कि ठोस अवस्था जो है द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। अब निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। क्या कर रहा है? निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ जो है सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। ठीक है। और ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैसीय अवस्था में आ जाता है। और निक्षेपण प्रक्रम में क्या होता है कि गैसीय पदार्थ जो होता है सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। गैसीय पदार्थ किसे सीधे ठोस में आता है? निक्षेपण द्वारा। क्वथनांक की समष्टि परिघटना। क्वथनांक की समष्टि परिघटना जो है जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिणत हो जाते हैं। क्वथनांक की समष्टि परिघटना जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिणत हो जाते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। वाष्पीकरण क्या है? एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके कणों के उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए, वाष्पीकरण जो है एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उसके बीच के परस्पर आकर्षण बल को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। कौन है? तो सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, आर्द्रता, तापमान और वायु की गति, ये सब क्या है? वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होता है। वाष्पीकरण से क्या होता है? ठंडक उत्पन्न होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संकलन बिंदु पर लाने के लिए किया जाता है। क्या करा है? संकलन की गुप्त ऊष्मा जो है ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संकलन बिंदु पर लाने के लिए किया जाता है। कुछ मापने योग्य राशियां और उसके मात्रक हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे तापमान को केल्विन के से, लंबाई मीटर एम, संहति को द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम, और भार न्यूटन, भार का मात्रक न्यूटन एन, और आयतन घन मीटर, आयतन का मात्रक घन मीटर, मीटर क्यूब, घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर, और दाब का पास्कल।